हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट पेपर और ये पेपर है 2008 का। तो चलिए देर ना करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। पिछले शनिवार को भी हमने 2008 का पेपर सॉल्व किया था, वो दिसंबर का पेपर था, लेकिन आज जून का पेपर हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम कंप्लीट पेपर सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपने वीडियो में भी संशोधन करती रहती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड। तो नंबर 1 है, अध्यापक को मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या बनेगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह छात्र को मानवता के महान मूल्य को हस्तांतरित करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अध्यापक की असफलता का प्रमुख कारण विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, जिससे अध्यापक छात्रों के बीच उपेक्षित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण। तो अध्यापक की असफलता का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना। जो अभी अभी मैंने आपको व्याख्या दी वो इससे रिलेटेड थी। और फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्न में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो सामंजस्य स्थापित करता है अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, तो थर्ड वाले का हम व्याख्या भी देख लेते हैं। शिक्षक के ज्ञान व कौशल से प्रभावित होकर ही छात्र उनसे प्रेरित होते हैं तथा अध्यापक छात्र के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? तो ये सभी का हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का और सांस्कृतिक रूपांतरण का। तो शिक्षा जो है एक शक्तिशाली साधन है इन सभी का, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों की अधिकतम लब्धि में अध्यापक का योगदान निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्य के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यूनिट आ जाती है यूनिट 2 और ये है अनुसंधान अभिक्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्न में से किस दृष्टि से होता है? तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा सामाजिक प्रासंगिकता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है? तो ये कहलाता है कोटा प्रतिचयन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, प्राकल्पना का निरूपण निम्नलिखित में अपेक्षित नहीं है। तो किसमें प्राकल्पना यानी कल्पना की जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें आवश्यकता नहीं होती है? तो ऐतिहासिक अध्ययन, जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। बाकी सभी में प्राकल्पना की आवश्यकता होती है, जैसे सर्वेक्षण, परीक्षण या प्रायोगिक अध्ययन या आदर्शनात्मक अध्ययन में। क्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। तो किस वर्ग में से हम रखेंगे? आत्म कथात्मक शोध में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरा वाले क्वेश्चन आ गए हैं फ्रेंड्स, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। ये थर्ड यूनिट है अध्ययन बोध का।
मूल मूल सिद्धांत यह है कि मूल सिद्धांत यह है कि धारा 14 वर्ग आगृत विधि निर्माण को वर्जित करती है, किंतु विधि निर्माण के उद्देश्य से तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति देती है, जो उन व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच भेद करती है जिन्हें वर्ग में रखा गया है, जो उसके विपरीत है, और इन वर्गों के बीच का मतभेद एक तर्कसंगत अभिबंध होना चाहिए। जिस कानून को बनाकर यह उद्देश्य पूरा होता है, धारा 14 का बल इस बात पर है कि कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक समान एवं जिन्हें वर्ग में रखा गया है जो उसके विपरीत हैं, और इन वर्गों के बीच का मतभेद एक तर्कसंगत अभिबंध को होना चाहिए। जिस कानून को बनाकर यह उद्देश्य पूरा होता है, धारा 14 का बल इस पर है कि कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक समान एवं कानूनी संरक्षण का हकदार है। नैसर्गिक रूप से समाज में असमानता है। एक कल्याणकारी राज्य को विधायी एवं कार्यकारी रूप से समाज में कम भागशाली कमजोर वर्ग के लोगों की दशा सुधारने के लिए प्रयत्न करना होगा, ताकि समाज में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता की खाई पाटी जा सके। इससे उन नागरिकों की दशा सुधारने के लिए विधि निर्माण की आवश्यकता होगी, जो इस सकारात्मक कार्यवाही का उद्देश्य है। वर्गीकरण के सिद्धांत के अभाव में इस प्रकार के विधान का धारा 14 में वर्णित समानता के सिद्धांत का भटक जाना संभव है। यथार्थ रूप से सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को समझते हुए संविधान के भाग 4 में वर्णित जिन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए जो कार्यवाही अनिवार्य है, न्यायालय ने उसके लिए वर्गीकरण के सिद्धांत विकसित किए हैं। यह सिद्धांत समाज के कमजोर एवं दूसरे जरूरतमंद तबकों के लिए कानून बनाने तथा सकारात्मक कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए विकसित किया गया था। इस प्रकार की विधायिका तथा कार्यपालिका की कार्यवाही जो तभी पुष्ट किया जा सकता है यदि वह तर्कसंगत वर्गीकरण तथा उद्देश्य प्राप्ति के बीच के सह संबंध के युगल सिद्धांत के परीक्षण पर खरा उतरता हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा और पैरा है। नागरिक समान है और उनको सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता का अर्थ यह नहीं है कि जो चीज़ें भिन्न हैं वे भी समान हैं। वास्तव में इसका अर्थ है जन्म, जाति और अन्य किसी आधार पर विशेषाधिकारों का निषेध। विधायिका तथा शासक सरकार को मानव संबंधों से उत्पन्न कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करते समय विशेष नियम बनाने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वह किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त कर सके तथा उनकी प्राप्ति के लिए उसे व्यक्तियों व वस्तुओं को वर्गीकृत कर सके जिन पर ऐसे नियम लागू होते हैं। और यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान में प्रतिज्ञप्ति मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है धारा 14 का भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के अधिकार का मुख्य जोर यह है कि वह अनुमति देता है। क्या अनुमति देता है? तो ये अनुमति देता है कानून के समक्ष समानता और कानूनी संरक्षण को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समाज में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है। तो किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? कार्यपालिका और विधायी कार्यवाही के द्वारा। वर्गीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया गया। तो किस के लिए विकसित किया गया? समाज के कमजोर वर्ग की सहायता के लिए। और यहाँ दिया हुआ है अनेक प्रकार के मानव संबंधों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते समय सरकार को
उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसलिए हम ये पढ़ेंगे ही नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आ गए हम अगली यूनिट में, यह है संचार का यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15, आत्म संप्रेक्षण को कहते हैं, ये कहते हैं अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत को कौन सी प्रसारण प्रणाली का अनुकरण होता है, अनुसरण होता है? तो ये होगा PAL, पाल। फिर क्वेश्चन नंबर 17, 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को कहते थे, तो कहते थे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा समाचार अभिकरण एजेंसी है, तो ये एजेंसी है PTI। और क्वेश्चन नंबर 1919, प्रसार भारती का गठन निम्नलिखित वर्ष में किया गया, तो 1997 में किया गया। तो यहाँ पर हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पे तर्क गणितीय तर्क सहित दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित सीरीज में अगला कौन सा अक्षर है? तो सीरीज का क्रम हमें पहचाना है और सही उत्तर देना है। तो मैं आपको सॉल्यूशन सीधे दिखाती हूँ। तो ये है सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं, और जो लास्ट में हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा JIR। तो हमारा जो उत्तर बन रहा है JIRO, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे दिया हुआ है AGARTALA को कोड में 1416871 लिखा गया है, तो AGRA का कोड क्या होगा? तो इस कोड का सलूशन भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं 21, A मतलब 1, G मतलब 4। तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है 1461। तो हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर जनवरी 1 2007 सोमवार है, तो 1995 की जनवरी 1 को कौन सा दिन होगा? इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, बीच में से लुप्त अंक को भरिए। तो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है और बीच में जो मिस नंबर है उसे हमें पता करना है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, ये सीरीज दी गई है 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 16 स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो निकलेगा 256। आप एक स्क्रीन पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 256, तो ऑप्शन में हम टिक करेंगे 16। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर एक वस्तु को 11% की हानि से 178 रुपये में बेचा गया है और उसे 11% लाभ पाने के लिए किस कीमत में बेचना होगा? तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार मैं इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो ये रहा सॉल्यूशन, एक्स मानकर हम इसके ऐसे निकाल लेंगे और लास्ट में जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 222। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है युक्ति तर्क वाला। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए चित्र पर आधारित हैं। अगर दो छोटे गोले औपचारिक कक्षा के कमरे तथा दूरस्थ, तो यहाँ पे हम थे, दो गोले औपचारिक कक्षा के कमरे तथा दूरस्थ शिक्षा के कमरे को दर्शाते हैं और बड़ा गोला विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को दर्शाता है। तो नीचे दिए गए चित्र में विश्वविद्यालय शिक्षा को कौन सा चित्र दर्शाता है? तो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन और इसके अकॉर्डिंग हमें उत्तर देखना है। तो क्या उत्तर इसमें हमारा बनेगा? तो ये जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अहिंसक होना अच्छा है, किस तरह का निर्णय है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से ही कोई एक चूज़ करना है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा मूल्य परक निर्णय। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम फटाफट जरा सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। क्वेश्चन नंबर 27, कथन ए, मनुष्य तर्कशील प्राणी है
और कारण दे रहा है मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो हमारा जो उत्तर इसमें बनेगा वो बन जाएगा ए आर, दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य परक निर्णय। मूल्य परक निर्णय क्या चीज है, इसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो ये हो जाएगा सामान्य निर्णय। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निगमनात्मक तर्क उत्पन्न होता है। तो निगमनात्मक तर्क उत्पन्न होता है सामान्य से विशेष की ओर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं आया है, फिर भी मैं इसे पढ़ देती हूँ। भारत में पुरुष एवं महिलाओं में व्याप्त एड्स के 1976, 86, 96 तथा 2006 में किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन पद्धति उपयुक्त है। तो कौन सी पद्धति इसमें उपयुक्त मानी गई है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। एक मिनट, ऑप्शन डी हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रिंट में प्रॉब्लम हुई है, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ। एफ टेस्ट क्या है। तो ये होगा प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस के अनुसार एक पुच्छ या द्विपुच्छ परीक्षण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकीय माप को प्राचल पैरामीटर कहते हैं। प्रचलित सैंपल पर आधारित माप को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं सांख्यिकी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर सहसंबंध गुणांक यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का महत्व इसमें किसमें है। तो इसका जो महत्व है वो हो जाएगा, यह दो परिवर्तों के बीच के संसर्ग की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। दो चरों के बीच सह संबंध मापने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका काम आता है। तो जो तरीका काम आता है वो कहलाता है दो तरफा तालिका। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रतिचयन यानी सैंपलिंग में नीचे लिखे में से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो जो सिद्धांत लागू नहीं होता है वो है प्रतिचयन की इकाई एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। प्रतिचयन की इकाई एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में पुरुष एवं महिलाओं में व्याप्त एड्स, ये हम कर चुके हैं। 1996 1996 ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो जो कंप्यूटर भाषा नहीं है वो हो जाएगी यूनिक्स। बाकी सभी कंप्यूटर भाषा है पास्कल, फोरस्ट्रॉन और कोबोल। एक कीबोर्ड में कम से कम होता है तो कितनी कुंजी होती है, कितने कीज होते हैं। तो ये होते हैं 101। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईमेल पता में कितने भाग होते हैं। तो ईमेल पते में कुल 2 भाग होते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोरल ड्रॉ एक लोकप्रिय है। तो कोरल ड्रॉ एक चित्रण कार्यक्रम है, हम इसे ड्राइंग करते हैं। जन पर्यावरण के क्वेश्चन आगे है। मनुष्य का कान नीचे लिखे रेंज में किसमें सबसे अधिक संवेदनशील होता है। तो ये होता है 2 से 5 हर्ट्ज के बीच। नीचे लिखी इकाइयों से आवाज की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है। तो डेसिबल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। यदि जनसंख्या की वृद्धि एक तार्किक वक्र का अनुसरण करती है तो अधिकतम धरणीय प्राप्ति, तो ये हो जाएगा वाहन की क्षमता के आधी होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 44। चट्टानों का रासायनिक अपक्षरण निर्भर करता है तो उच्च तापमान पर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 45 और यहाँ पे ये सुमेलित करने का प्रश्न है। चलिए इसे सुमेलित करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है वातावरण। वातावरण को हम करेंगे
तो ये हो जाएगा यहाँ पे निष्क्रिय गैसों से जैव वातावरण को हम करेंगे यहाँ पर नंबर सी से सवाय पदार्थ इसके लाटेन पदार्थ से आर्द्रता वातावरण, तो आर्द्रता वातावरण को हम कर देंगे लवण ताज़ा पानी बर्फ और आइस से, और थियोस्फेयर को करेंगे लाइट सिलिकेट से, ऑप्शन डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं। NAAC किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई? तो ये स्थापित है UGC के अंतर्गत, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित हुई? तो ये स्थापित हुआ है 1958 में। नीचे लिखी संस्थाओं में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है? तो ये हो जाएगा भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का नियतार्थ है? नीति निर्धारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर मैचिंग करने का प्रश्न आ गया है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा सागर में। SNDT विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा मुंबई में। MS यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, JN व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो इस तरह से मैच करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ए। और यहाँ पर हमने कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह के वीडियो आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। ये रहा UGC नेट ओल्ड पेपर, फर्स्ट ओल्ड पेपर सॉल्व। अगर आप और भी पेपर्स की स्टडी करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में आपको सभी पेपर्स मिल जाएंगे, और इस पेपर्स को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा हर सैटरडे को एक ओल्ड पेपर, फर्स्ट पेपर जो NTUGC नेट से होता है वो हम सॉल्व करते हैं। और कल है संडे, संडे को हम CTET के कुछ पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो मेरा एम ज़्यादातर ओल्ड पेपर ही सॉल्व कराना होता है, क्योंकि ओल्ड पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट आते हैं एग्जाम में। तो ओल्ड पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।